अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करे होंगे। और बिलाखिर मेरी भी तबीयत आज जाकर सेट हो गई है तो बिल्कुल एनर्जीज में भी हम फुल है। पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप सेट बैठे हैं तो आपके मूड को भी खुशगवार बनाया जाए। वैसे तो जनाब हमने पिछले कई शोज में खवातीन के राइट्स और एम्पावरमेंट पर बात की है और अभी पिछले दिनों वुमेन्स डे पर भी हम बात यही कर रहे थे कि खवातीन का अपने हक के लिए खड़ा होना और उनको एम्पावर करना इस माशरे में तवाजुन पैदा करने के लिए कितना जरूरी है। आज भी बात खवातीन की ही होगी पर थोड़ा हटके, क्योंकि आज हम उन खवातीन को अपने शो में जिक्र करने जा रहे हैं जो किसी सहारे की मोहताज नहीं, ना कभी थी ना कभी होंगी, जिन्होंने अपने जोरे बाजू और काबिलियत पर भरोसा करके बड़े से बड़े काम कर दिखाए। तो आज आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की उन मजबूत खवातीन से जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस बात का सबूत दिया है कि खवातीन जिन्हें जहान भर में कमजोर जान तस्वुर किया जाता है, कहीं पर भी और किसी से भी पीछे नहीं, और वो एक मजबूत आज़म और पुख्ता इरादे की जीती जागती मिसाल भी है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं खवातीन के ऊपर और उन खवातीन को खिराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, उन खवातीन की अहमियत भी उजागर करेंगे जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी कामयाबी से अपना बिजनेस रन कर रही हैं। अच्छा, इनको ट्रिब्यूट देना, इनकी एम्पावरमेंट के हवाले से बात करना तो बनता है, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी खातून और फिर 100 झंझट और मुल्क से बाहर पराया देश, और किस तरीके से ये मेंटेन करती हैं, किस तरीके से ये आगे लेकर चलती हैं अपने काम को, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ खवातीन जो कि एम्पावरमेंट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं उनमें डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं और शेफ से लेकर पॉलर का काम सर अंजाम दे रही हैं। इवन कुछ खवातीन तो ऐसी होती हैं कि जो सुबह जॉब करती हैं और शाम को अपना बिजनेस भी रन करती हैं। तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन खवातीन को, क्या चैलेंजेस होते हैं इनके सामने। अपने मुल्क में तो जाहिर सी बात है घर वाले मिलकर भी उनका हाथ बटा लेते हैं, लेकिन पराए देश में मुल्क से बाहर रहकर अपने आप को मनमाना, बीइंग पाकिस्तानी विमेन, तमाम चीजों को मैनेज करना और कैसे लेके चलना, ये सब जानेंगे आज के शो में, जिसके हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे आपको गजाला सैफी से, जो न सिर्फ खुद अपना बिजनेस करती हैं बल्कि दूसरी खवातीन के लिए भी रोजगार का जरिया है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है कि जो एक खास जज्बा होता है इंसान का, जिसके अंदर रेजिलियंस होती है, फाइट बैक करता है, सिस्टम के अगेंस्ट जाता है वो शख्स। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे और मैंने अपने मियाँ से 1 रुपया भी उधार नहीं मांगा, जबकि वो बहुत पैसे वाले मियाँ हैं। और मैं आज इस लेवल पे आई हूँ अपनी तगोदो मेहनत और उसके साथ। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। और मिलेंगे फलक राज से जो दुबई में जॉब रिक्रूटमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज का बिजनेस कर रही हैं। मार्केटिंग टेक्निक्स यहाँ पे कुछ और है, मार्केटिंग टेक्निक्स वहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे जो ज्यादा लोग फॉलो करते हैं वो गूगल को फॉलो करते हैं, लोग सर्च इंजन को फॉलो करते हैं, लोग जो है वो बिजनेस, अगर किसी से कोई भी आपने सर्विसेज लेनी होती है तो वो आपको जो है वो सर्च इंजन और सॉफ्ट से ज्यादा टारगेट करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए और इनकम सोर्स अच्छा बनाने के लिए अपने आप को टेक्निकल कीजिए, क्योंकि जो टेक्निकल बंदा होता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता। और मिलवाएंगे आपको फरियाल आगा से, जो अपने घर में बिजनेस करके अपना घर चला रही हैं। शुरू से ही मेरी स्कूल में मैं बहुत क्रिएटिव थी और मैं एज अ आर्ट टीचर भी रह चुकी हूँ। तो मेरा ये प्लान था शुरू से कि मुझे बर्थडे इवेंट्स, बर्थडे बनाने का बहुत शुरू से शौक था। तब ये मैंने फर्स्ट बर्थडे थी मेरे बेटे की, तो मैंने बहुत सी घर में बैठ के चीज़ें बनाई, मैंने गिव अवेज बनाए। जब लोग आए मेरे घर तो उनको बहुत सारी ये चीज़ें पसंद आई और उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि मेरे अंदर ये वाकई टैलेंट है और मुझे वाकई कुछ करना चाहिए। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। चले जी, चाय भी आ गई है, अखबार भी आ गए हैं और मैं और अनम भी यहाँ पर मौजूद हैं आपको ये बताने के लिए कि आज अखबारात की शह सुर्खियाँ क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर अखबार में जंग अखबार मेरे पास है, इसमें जो मेन लीड है वो ये है कि सीनियर अफसरान की तरक्कियों से मुतालिक विफाक की अपीलें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेरे एहतमाम 2013 और 16 के तमाम इम्तहानात और इंटरव्यूज कलअदम करार।
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सरबराह की 2 और मेंबरान की 4 हफ्ते में तकर्री की जाएगी, जबकि नए तहरीरी इम्तहानात में स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने वाले 28-13 उम्मीदवार ही शिरकत कर सकते हैं और ये फैसला जो है वो भी महफूज फैसला जारी कर दिया गया है। तो ये आज अखबार की मेन लीड लगी हुई है और यही खबर जो है वो एक्सप्रेस में भी है, और लेकिन इसको लीड तो नहीं बनाया गया। लीड जो है वो आज की आपको बताएं हुसैन हक्कानी के बयान के हवाले से है, जिसकी वजह से कौमी असम्बली और सेनेट में साबिक सफीर के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और खुर्शीद शाह का भी बयान आया कि हुसैन हक्कानी ने गद्दारी की है, जबकि बाकी अरकान पार्लियामेंट का भी कहना था कि पाकिस्तान की पीठ में छुरा खोपा है उन्होंने। उनके इस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मुखालफत का सामना उन्हें इस वक्त करना पड़ रहा है, तो ये आज उन्होंने अपनी मेन लीड लगाई है। जबकि आज की मेन हेडलाइन जो है वो है नवाज शरीफ के बयान के हवाले से ऑपरेशन रद्दुल फिसाद की रफ्तार को बढ़ाया जाए। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का ऐसा कहना है, जबकि आपको बताएं कि उनकी जेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला किया गया है जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे और बड़ा इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके बाद उनका कहना है कि हमने दुश्मन की कवर जो है वो मजीद कमजोर कर दी है और ये ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये आज यहाँ की मेन हेडलाइन है, ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जो कि मेन लीड का हिस्सा तो नहीं है लेकिन अहम खबरों में जरूर शामिल किया गया है इसको। वज़ीर आज़म आज कराची पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर आज मंगल को कराची पहुंचेंगे। इसी हवाले से शहर कायद की सिक्योरिटी भी काफी सख्त दी गई है और 2 दिन पहले से ही काफी इंतजाम किए जा रहे थे। जबकि एक और यहाँ पर जो है वो मैं खबर शामिल करना चाहूंगी, पहले मेन लीड बता देती हूँ, अहम खबर आपको मैंने बताई। मेन लीड है कि नेशनल इलेक्शन प्लान अमल यकीनी बनाया जाएगा, वफाक और सूबों में राब्ते मौसर, अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाने, रद्दुल फसाद को तेज करने का फैसला किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आर्मी चीफ की शिरकत, तो ये वही तमाम सूरत हाल है जिसके हवाले से ये इजलास हुआ और उसमें तमाम अमूर जो है वो ज़ेर बहस आए। तो ये आज मेन लीड का हिस्सा है। चलिए जनाब, वजीर आजम के हवाले से भी आपको अपडेट कर दिया है। मजीद भी जान लेंगे अपने नुमाइंदों से कि इस वक्त शहर में उनकी आमद पर क्या तैयारियां की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और 23 मार्च जैसे कि आप सब जानते हैं कि यौम पाकिस्तान आ रहा है, तो इस हवाले से तैयारियां बड़े जोर शोर से जारी हैं। लेकिन एक चीज जो इस बार नहीं देखने को मिलेगी वो ये कि चीनी और तुर्क फौजी दस्ते भी इस बार इस परेड में शरीक होंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और इसकी तैयारियों के हवाले से जो है वो यहाँ पर खबरें मेंशन है कि फिजाई हदूद जो है वो बंद रखी जाएगी, जबकि पाक फिजाइया की तैयारियों की वफाकी दारुल हुकूमत की फिजाओं में रिहर्सल शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, क्या बात है। अच्छा, क्लीन कराची के हवाले से मेरे पास हमेशा एक खबर आती है जिसमें कराची की खबर जरूर होती है, सफाई की खबर जरूर होती है इसमें। बिल्कुल, हाँ, क्लीन कराची मुहिम शुरू, मजीद जिम्मेदारी मिली तो दायरा बढ़ा देंगे, ऐसा कहना है मलिक रियाज का। मुकामी सूबाई हुकूमतें रोजाना सफाई को तरजीह बनाए, बहरिया टाउन का भरपूर तावन हासिल रहेगा। मुहिम के बाकायदा आगाज पर टेलीफोन खिताब किया गया है, इस हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। मलिक रियाज वैसे भी हर जगह पे पेश होते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा, और मलिक रियाज आ जाए। 2 इश्यूज सामने आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये छठी मरदमशुमारी एक बार फिर से की जा रही है। उसके साथ साथ कुछ इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये इश्यूज भी जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी खबर जो है वो थर कोल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, नेपरा डिसाइड्स टू रीडिटरमिन टैरिफ, और ये भी एक बड़ी अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है जो हमने आपके साथ शेयर की। ठीक है जी, डॉन मेरे पास है। डॉन की जो मेन लीड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट आर्मी एग्री टू एक्सपेडाइट नैप इम्प्लीमेंटेशन, ये इन्होंने मेन खबर लगाई हुई है, डॉन का हिस्सा है। स्टेप्स टू मेक एंटी टेररिज्म लॉज मोर इफेक्टिव डिस्कस, और एक और इनकी जो मेन खबर है, जो मेन लीड है वो है चाइनीज ट्रूप्स टर्किश बैंड टू अटेंड परेड ऑन 23 मार्च। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डॉन की हमने आपको खबरें सुनाई हैं और जंग के बारे में बताया, तमाम अखबारात के बारे में बताया। तो आज की मेन खबर ये है। अब रुख कर लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का, जिसमें सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद। वहां पर मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर, जिनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं। जी यासिर, गुड मॉर्निंग। आज अपडेट कीजिए, शहर में आज कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं। जी गुड मॉर्निंग। साथ आपको बताएं शहर इक़्तिदार में आज काफ़ी इवेंट्स हैं, ख़ास तौर पे सियासी एक्टिविटीज़ भी हैं, और इसके साथ साथ 23 मार्च की जो रिहर्सल है वो भी जारी है। जो जेट तैयारे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो हमें फ़िज़ाओं में नज़र आते हैं और पूरी तरह तैयारी की जा रही है। साथ साथ नेशनल असम्बली का कल भी इंगामा खेज़ इजलास हुआ था, जिसमें हुसैन हक्कानी के हवाले से जो इंकशाफात और उस पर जो पार्लियामेंटेरियन का वो रद्द अमल था। आज भी नेशनल असम्बली का इजलास होना है, जिसमें इस मौजू को ज़ेर बहस लाए जाने का इम्कान है। साथ साथ एशियन पार्लियामेंट्री असम्बली है, उसकी जो कमेटी है सियासी अमूर की, उसका इजलास भी होना है, जिसके बाकायदा तौर पर जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर हैं वो इफ्तिताह करेंगे, और जितने भी मंदूबीन हैं कमेटी
के अरकान हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंच, बाकायदा तौर पे ये इजलास अब शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मजमूई तौर पे शहर में तो यही एक्टिविटीज़ हैं और आज मौसम भी इंतहाई खूबसूरत है, धूप निकली है 2 दिन के बाद। पहले जो ज़ालावारी हुई थी उसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन अब शहर इक़्तिदार का मौसम दोबारा बाहर की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद वालों के लिए तभी मौसम अच्छा होता है जब धूप निकलती है, क्योंकि ओवरऑल तो वहां पर मौसम बड़ा ठंडा है। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं लाहौर का, जाने नुमाइंदा हुमा भट्ट से कि वहां पर शहर में आज क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन हुमा भट्ट, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि काफी दिनों से मैं आपको नोट कर रही हूँ, आपने स्वेटर्स निकाल लिए और आप जब भी वीपर कर रही होती है आपने स्वेटर पहना हुआ होता है। सुना है कि जाती जाती सर्दी वहां पर रुक चुकी है लाहौर में, वापस मौसम लौट कैसा आई है? है। बिल्कुल जी, जाती जाती सर्दी तो नहीं अभी गई, क्योंकि हम लोगों को तो अभी भी सर्दी फील हो रही है। इस वजह से यहाँ पर मेरे पास तो मैं तो स्वेटर में ही आती हूँ, स्वेटर पहने बगैर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाहौर का मौसम जो है वो सुबह के वक्त भी सर्दी फील होती है और रात के वक्त भी होती है। धूप चाहे निकली हो लेकिन वो ठंडी ठंडी सी धूप जो है ना उसमें मेरे जैसे लोगों को सर्दी लग ही जाती है। तो इस वजह से स्वेटर अभी किसी ने भी नहीं यहाँ से जो है वो अंदर नहीं रखे हैं, वो अभी भी मौजूद हैं और सबने पहने होते हैं क्योंकि मौसम ऐसा ही है, अभी सर्दी गई नहीं है। और अगर मैं इवेंट्स का जिक्र करूं तो लाहौर में आज मेन इवेंट एक ही है और मेन चीज़ जो आज मैं बता सकती हूँ, मेन खबर जो है वो यही है कि लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के करीब लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के करीब नामालूम अफराद की जानिब से 3 CIA के जो एहलकार हैं उन पर फायरिंग का वाक़या, और जिसके नतीजे में जो तीनों एहलकार हैं वो शदीद जख्मी हैं और इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी डॉक्टर्स जो हैं जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जा रही है। और डॉक्टर्स के मुताबिक ये बताया गया है कि तीनों एहलकार तशवीशनाक हालत में है, क्योंकि ठीक है, लाहौर से अपडेट कर रही थी, मौसम का अहवाल भी बता रही थी और साथ साथ बता लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया। आई होप कि तमाम तर सूरत हाल बेहतर ही हो। खैर, कराची का रुख कर लेते हैं और कराची में मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहरयार साजिद। शहरयार साजिद, गुड मॉर्निंग। आज ये बताइए कि आज PM आने वाले हैं, क्या तैयारियां की गई हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो आज एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं और आज जो इनकी मसरूफियात होंगी वो उसमें सबसे पहले तो ये गवर्नर हाउस जाएंगे, जहाँ पर लीगी रहनुमाओं के साथ जो है वो इजलास होगा, मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा अमन व अमान की जो सूरत हाल है, तरक्याती मनसूबे जो कराची में चल रहे हैं उसके ऊपर भी जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ जो सोर्सेज बताते हैं वो ये है कि एक निजी होटल के अंदर हिंदुओं का जो त्यौहार है होली, उसके अंदर भी जो है वो शिरकत की जाएगी। क्योंकि नवाज शरीफ की जब भी आमद होती है कराची में या किसी और शहर में तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से जो है वो उनका शेड्यूल नहीं बताया जाता कि वो कितने बजे कराची पहुंचेंगे। लिहाजा सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है तकरीबन 1 या 2 बजे जो है वो कराची जो है वो पहुंच जाएंगे और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुकम्मल शारा फैसल के ऊपर जो है वो जगह जगह हमें पुलिस मोबाइल्स भी नजर आई, इसके अलावा रेंजर्स एहलकार भी जो है वहाँ पर तैनात है। जी, आप हमें अपडेट कर रहे थे वजीर आजम की तमाम तर मसरूफियात के हवाले से। अब मुल्क भर में के मरदमशुमारी के पहले मरहले का आगाज भी हो रहा है कल से 15 मार्च से, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हाफजाबाद में मरदमशुमारी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कल से मरदमशुमारी का बाकायदा आगाज किया जा रहा है और इस मरदमशुमारी को 2 मरहल में तकसीम किया गया है। पहला मरला 15 मार्च से 15 अप्रैल, जबकि दूसरा मरला जो है वो 25 अप्रैल से 25 मई तक जारी रहेगा। हाफजाबाद इस पहले मरले में शामिल है जहाँ पर मरदमशुमारी की जा रही है और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से तमाम इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। मरदमशुमारी के लिए जाने वाली टीमों की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल की गई हैं और हर टीम के साथ पाक फौज, एलीट फोर्स और पंजाब पुलिस के एहलकार भी अपने फराइज सार अंजाम देंगे। हाफजाबाद की 2 तहसीलों, तहसील हाफजाबाद और तहसील पिंडी बटिया में 140 ब्लॉक कायम किए गए हैं, जबकि 957 सर्कल भी बनाए गए हैं जहां पर मरदमशुमारी के लिए जो एहलकार है वो अपने फराइज सार अंजाम देंगे। पहला जो मरला होगा उसमें ये जो तमाम एहलकार है वो खाना शुमारी करेंगे, जबकि उसके बाद मरदमशुमारी की जाएगी। और तीसरा जो मरला होगा उसमें ऐसे बेघर अफराद की फहरिस्तें तैयार की जाएंगी जिनके पास कोई रहाइश का बंदोबस्त नहीं है। इन तमाम तर कार्रवाइयों का, एक्टिविटी का जो सिलसिला वो 1 माह जारी रहेगा। 1 माह के बाद 25 अप्रैल को मरदमशुमारी का दूसरा मरला भी शुरू हो जाएगा।
जी ठीक है, मर्दमशुमारी के हवाले से अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की, जो कि आज कराची पहुंचेंगे, जहां वो गवर्नर हाउस में अहम इजलास की सदारत करेंगे और सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। वजीर आजम रात को कराची में ही कयाम करेंगे और फिर गवादा रवाना हो जाएंगे, जहां वो एक रात कयाम भी करेंगे। वजीर आजम को गवादा पोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सनी जी, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि वेलकम टू कराची। बस मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम लोग घर वापस जाएंगे तो ट्रैफिक की सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि वीवीआईपी मोमेंट होने जा रही है। और अब बात कर लेते हैं छठी कौमी मर्दमशुमारी की, जो कल से मुल्क भर में शुरू हो रही है फाइनली। इस अमल के दौरान मर्दमशुमारी अमला घर में मौजूद किसी भी फर्द से जबानी मालूमात लेकर मुवज्जा तहरीरी फॉर्म पर खुद इंदिराज करेगा। मर्दमशुमारी अमले के आने से पहले घर में खानदान के सरबरा या किसी एक बालिग फर्द के शनाख्ती कार्ड की नकल मौजूद रखी जाएगी। और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, मजा आएगा। मर्दमशुमारी हो रही है, काउंटिंग किस तरह करेंगे तमाम नुमाइंदे जाके घर घर में। और अब आज की हॉट स्टोरी भी आपको बताएं कि अदाकारा वीना मलिक और उनके शौहर असद खटक में सुलह हो गई। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने वीना मलिक और असद खटक के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करा दिए, जिसके बाद असद खटक ने वीना मलिक से माफी मांग ली है। गुज़िश्ता दिनों वीना ने असद खटक से अलहदगी का फैसला किया था, जिसके बाद असद ने वीना को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। सनी जी, इन तमाम कोशिशों पे हम मौलाना तारिक जमील के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने किसी का घर टूटने से बचाया और लोगों के दरमियान सुलह करा दी। बिल्कुल, ये भी बड़ी अच्छी बात है और अच्छा स्टेप उठाया है असद खटक ने भी कि अगर हाँ। छोटी सी माफी से आपका घर बच सकता है तो क्यों नहीं, या ना किस बात की। और वीना ने भी माफ कर दिया यार। ये सोचे ना, वीना ने भी कहा कि मैंने ठीक है, जो कुछ भी हुआ मैं माफ कर देती हूँ, ओके, ऐसी होना चाहिए। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की। हुकूमत और फौज ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मजीद मौसर बनाने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने फोर्सेस को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अहदाफ जल्द हासिल करने की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें विफाकी वज़रा आर्मी चीफ DGI-SI समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय किया गया कि शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का हर सूरत खात्मा करके नेशनल एक्शन प्लान को मजीद तक़वियत देने के साथ इस एक्शन प्लान पर विफाकी और सूबाई सतह पर अमल दरामद मजीद मौसर बनाया जाएगा। इजलास के शुरा ने दहशत गर्दी के खात्मे की कोशिशों और मुख्तलिफ कवानीन का जायजा लिया और उन्हें मजीद मौसर बनाने पर भी गौर किया। वजीर आजम ने ऑपरेशन में फौज और दीगर फोर्सेस की कामयाबी को सराहते हुए अमल दरामद की इक़दामात को मजीद तेज बनाने की हिदायत की। और अब अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ है, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप नफीस नईम साहब? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। क्या आज बड़ा सीरियस आपका जेस्चर लग रहा है, क्या एडिटोरियल्स में क्या है? सीरियस, आज बिल्कुल सीरियस हाँ। बात है। हुसैन हक्कानी साहब के बारे में है कुछ, और मर्दमशुमारी है इसमें। आपको 19 साल बाद आपके मुल्क में मर्दमशुमारी कल से शुरू हो जाएगी। हाँ। अल्लाह अल्लाह करके फाइनली, अल्लाह अल्लाह करके, यही एडिटोरियल का नाम भी है, द सेंसस फाइनली। तो ये एडिटोरियल है डॉन का, और इसमें कहा गया है कि इस जब हमारी 1998 में जो लास्ट हुई थी मर्दमशुमारी, और वो उसमें 13 करोड़ 40 लाख की आबादी जाहिर की गई थी। हाँ। अब ये गुमान, यानी कि जो थोड़ा सा तखमीने लगाए जा रहे हैं कि वो 20 करोड़ से बढ़ गई है। तो दूसरे इदारे भी हैं, जंग का भी है, एक्सप्रेस का भी है, तमाम मर्दमशुमारी पे आए। उन्होंने कहा कि कहीं ज्यादा है। हो सकता है कि कराची की आबादी मुंबई से बड़ी हो सकता है कि कराची की आबादी मुतादी ममालिक से ज्यादा हो। ये है क्योंकि आपने काफी अरसे बाद अंदाजा लगा सकती हूँ मैं कि यहाँ की आबादी बहुत जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो एडिटोरियल ने फोकस किया है खासकर डॉन ने, उसने ये कहा है कि क्रेडिबल जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा को इंश्योर किया जाए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द, जैसे ये होता है, कंप्लीट होता है, मरहला 2 मरहलों में हो रहा है, कंप्लीट के बाद फौरन इसको जारी किया जाए और रिसर्च जो कम्युनिटीज हैं उनके एक्सेसिबल बनाया जाए कि उन तक रसाई हो, ताकि जो पिछली मर्दमशुमारी में बातें होती थी कि
कुछ इसमें क्रेडिबल डेटा नहीं है, इसमें मैनिपुलेट किया गया, वो अब ना हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी ये जो मर्दमशुमारी का सिलसिला अब शुरू हो रहा है इतने सालों बाद फाइनली, तो अब इलेक्शंस भी 2018 के करीब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब जो इलेक्शंस होंगे और ये मर्दमशुमारी उनसे पहले हो जाएगी, तो कितना ज्यादा कैलकुलेटेड या कितना ज्यादा असरअंदाज होगी ये मर्दमशुमारी, क्योंकि अब जो जिन लोगों के आईडी कार्ड्स होंगे वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे 2018 में, तो वो कितना ज्यादा उसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली की नशिस्तें, सूबाई कौमी असेंबली की नशिस्तों का तयन इससे होगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज का तयन इससे होगा, आपके एनएफसी अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अवार्ड, हर चीज, पॉपुलेशन कितनी है, घर कितने हैं, वोट कितने वोटर्स हैं आपके, हर चीज का तयन होगा। तो मर्दमशुमारी तो एक किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उसकी आबादी और उसकी तालीम ही बहुत जरूरी होता है। तो ये तो आज की कहानी तो नहीं, ये तो रोमन सल्तनत से चलती आ रही है कि ये क्रेडिबिलिटी के जो इश्यूज इस वक्त खड़े हो रहे हैं इस मर्दमशुमारी में, जो कि ऑलरेडी इतने अरसे बात की जा रही है, वो इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएं। क्योंकि अभी हम देख रहे थे ख्वाजा सराओं का भी इसमें एक कहा जा रहा है कि उनको भी इस हवाले से 2 इशू हैं जो बहुत अहम हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा कॉलम ही यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो फिर आगे उनका इंदराज किस तरह से होगा, वो हो जाएगा। सामने आ रहे। खैर नफीस साहब, अगले इदारे की जाने बढ़ेंगे और एक ऐसा बयान जिसने सबको हिला दिया है और अभी बड़ी शदीद मुखालफत सामने आ रही है, क्या लिख रहे हैं? हुसैन हक्कानी ने एक बार फिर जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने एक बयान, एक आर्टिकल लिखा, उसमें ये उन्होंने इंकिशाफ किया, बल्कि एडमिट किया कि उन्होंने कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पर्सनल थे जो CIA के हैं, उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी, कहा, और गवर्नमेंट को, यानी कि पीपल्स पार्टी की उस वक्त की गवर्नमेंट को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया और उनकी मुशावरत से वो आए। उन्होंने असिस्ट किया अमेरिकन को कि वो उसामा बिन लादेन तक अप्रोच करें, उनको तलाश करें, उनका निशाना बनाएं, और इसमें उन्होंने कहा कि ये मेरी मुआवनत शामिल थी इसमें। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी, और उसके बाद हमें पता है कि हुसैन हक्कानी शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहे हैं, और मेमोगेट स्कैंडल उसके बाद, जब उसामा बिन लादेन का रेड हुआ था एबटाबाद में, उसके बाद मेमोगेट स्कैंडल आया था कि उन्होंने माइक मलन को कोई खत लिखा, उसमें कहा कि हमें खदशा है कि कहीं गवर्नमेंट टेक ओवर न कर, आर्मी टेक ओवर न कर गवर्नमेंट को। उस पर जो है वो मई में उसका कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई थी कि भाई ये वाकई में शामिल है। पीपल्स पार्टी तो टोटल डिनाई कर रही है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं था। अब पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या हो गई? देखिए, ये तो शेरी रहमान ने कह दिया कि वो भी, उनके बाद सफीर तो वही बनी थी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हुसैन हक्कानी जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन हुसैन हक्कानी क्योंकि मेमोगेट स्कैंडल था ना, उसमें प्रूव हुआ था, जब मई में वो, नवंबर में वो आ गया था, छप गया था। पहले लोग कहते थे कि गमान है, कि ऐसा नहीं है, मंसूर इजाज ने जो किया था, क्योंकि सभी इस बारे में बात कर रहे हैं ना कि नहीं ये मामला अब हल होना चाहिए। निहाल हाशमी ने भी कहा कि हम मुल्क की सालमियत से किसी को खेलने नहीं देंगे, तो अब सब इस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी हवाले से पीपल्स पार्टी को अब क्या रिएक्शन होगा, क्या उसकी पॉलिटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, अभी पॉलिटिकल वैल्यू पीपल्स पार्टी का रिएक्शन तो आया है कि बता दिया उन्होंने कि ये गलत है, लेकिन उन्हें क्लियर करना पड़ेगा इस हवाले से, क्योंकि ये इंकिशाफ कोई इतना छोटा बड़ा इंकिशाफ नहीं है, ये तो गद्दारी के जिम्मे में आता है ना। आपने असिस्ट किया, और आप ये भी कह रहे हैं कि, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी का खदशा था, आर्मी ने मुझे निकाला ही इसीलिए, मुझे एक्सपेल इसलिए करवाया गया कि आर्मी को खदशा था कि मैं जो है ये सारा तो ये तो इसको तो फाइंड आउट होना चाहिए, क्योंकि उन पर जब साबित हो गया, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, मैं जा रहा हूं, इसके दौरान ही समाज जो कमीशन चल रहा था केस के समाती, वो चले गए थे, वादा करके गए थे, लेकिन वो आज तक नहीं है, और अब वहाँ वो जो है पाकिस्तान। चलिए नफीस साहब, देखेंगे अब आगे मजीद इस हवाले से क्या अपडेट सामने आती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, और 2 अहम इदारे जिनको हमने डिस्कशन में लेके आया, उसमें हुसैन हक्कानी के बयान के हवाले से था, और दूसरा जो मर्दमशुमारी कल से शुरू होने, मेरा फेवरेट टॉपिक है मर्दमशुमारी, क्योंकि मुझे कल हम शो भी करेंगे मर्दमशुमारी के ऊपर, तो बहुत सारी बातें भी होंगी और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अनम आप कुछ बताएंगी। दुनिया भर से भी कुछ खबरें मेरा ख्याल है शामिल कर लेते हैं हम। और तुर्की और यूरोपीय ममालिक के दरमियान कशीदगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हॉलैंड ने तुर्की में मौजूद अपने शहरियों को सफरी वार्निंग भी जारी कर दी है। रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि हॉलैंड में सिर्फ नाम की जमहूरियत है। अच्छा, आज एक और स्टोरी थी 16 कपल्स के हवाले से, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, क्योंकि ओवरऑल स्क्रीन एकदम से बिल्कुल ब्राइट सी हो गई थी, और एक कपल, एक हमारे यहाँ शादी होती है इज्तिमाई शादियों की, जिसमें 10 इतना जहेज भी होता है, और ये लोग हॉट बैलून्स के ऊपर इन्होंने शादी की है। पीछे कपड़े सजे हुए होते हैं, आगे जो है वो दूल्हा दुल्हन बैठे हुए होते हैं, और वो फिर तस्वीरें खिंच रही होती हैं। खैर, गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे, जिसके बाद मिलेंगे एक ऐसी खातून से जो अपने बिजनेस के साथ दूसरी खवातीन को भी रोजगार फराहम करती है।
कला में एक साथ 13 अफराद का मौजूद होना अब तक का रिकॉर्ड है। 14 मार्च 1995 से पहले 13 अफराद कला में मौजूद नहीं रहे। इन 13 अफराद में कलाबाज मीर स्पेस स्टेशन में, जबकि 7 कलाबाज इंडिवर शटल में मौजूद थे। इन 13 अफराद में 3 मीर स्पेस स्टेशन में, जबकि 7 कलाबाज इंडिवर शटल में। मजीद 3 अफराद जिनमें 2 रूसी और 1 अमरीकी कलाबाज, इन्होंने इन तमाम 10 अफराद को ज्वाइन किया। यूं 14 मार्च 1995 को कला की आबादी 13 हो गई। तो आज अब बात हो रही है ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, ख़वातीन के हवाले से कि वो कितनी सक्सेसफुल हैं, कितनी कामयाबी से अपना काम सर अंजाम दे रही हैं। और अगर देखा जाए तो मर्दों के साथ उनके शाना बशाना नजर आती हैं, चाहे वो कोई ऑफिस हो, केटरिंग का बिजनेस हो, पार्लर हो या फिर कोई भी जगह हो, ख़वातीन आपको जो है हमेशा मर्दों के शाना बशाना काम करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिन बिजनेस की आप बात कर रही थी, खवातीन ने कहीं पर भी ये साबित नहीं, उन्होंने ये साबित हर जगह पर करके दिखाया है कि वो मर्दों से कहीं पर भी पीछे नहीं है। फिर कोई भी बिजनेस हो, ब्यूटी पार्लर का हो या घर बैठे सिलाई कढ़ाई का हो, ऐसी ही खातून गजाला सैफी हैं जिनसे हमने बात की है। देखते हैं कि वो इस सब पर क्या कहती है। मेरा नाम गजाला सैफी है और मैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कराची साउथ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। फिर मैं सोशल एंटरप्रेन्योर अपने आप को इसलिए कहती हूँ कि मैं माशरे का दर्द भी रखती हूँ। मैं थोड़ी सी एक एक्टिविस्ट भी हूँ कि जब दुख होता है तो मैं नारा भी मारती हूँ, सड़क पे भी जाती हूँ। सो मेरा जो इंटरेक्शन है वो हर किस्म के लोगों के साथ है। मैं कहती हूँ जो इदारे और जो लोग, और जैसे हमारा एक विमेन चैम्बर है और हमने इसीलिए इसके लिए काम कर रहे हैं दिन रात, इसलिए कि हम कम्युनिटीज़ को बेहतर बनाने, औरतों के हालात बेहतर बनाने। वो लड़कियाँ जिनके अंदर खुद एतमादी ज़रा कम होती है, टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो जब अपने टैलेंट को देखते हैं आगे तो उनकी खुद एतमादी भी बढ़ जाती है। फैमिली में से ही सपोर्ट मिलती है आपको और फैमिली में से ही आपको लोग अपोज करते हैं टू स्टार्ट ऑफ। मैं औरतों से कहती हूँ कि भाई आप लोग जो भी सोच रही हैं वो करिए। गलती होगी ना ज़्यादा, और जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा कैसे। देन व्हेन यू लर्न कि आपने है कुछ चीज़ और लोगों को आप मिलते हैं और लोग आपसे कहते हैं कि भाई तुम तो पता नहीं क्या इतना टैलेंट ये वो, उससे पहले आपको पता अपने बारे में होता है मगर वो आगे ही आपको दूसरे लोग देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है कि जो एक खास जज्बा होता है इंसान का, जिसके अंदर रेजिलियंस होती है, फाइट बैक करता है, सिस्टम के अगेंस्ट जाता है वो शख्स। मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे और मैंने अपने मियाँ से 1 रुपया भी उधार नहीं मांगा, जबकि वो बहुत पैसे वाले मियाँ हैं। और मैं आज इस लेवल पे आई हूँ अपनी तगदो मेहनत और उसके साथ। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है इतने IMF के कर्जों के बाद, ये हमारी यूथ है जिसमें इतनी रेजिलियंस है कि वो फाइट बैक कर रही है और इतना फास्ट चल रहा है वो पहिया कि वो नेगेट कर रहा है उस सारी सौफ कि वो पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस की लड़कियों में कमी इसलिए होती है कि जैसे ही लड़की पैदा होती है उसको बताया जाता है तुम लड़की हो, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लड़कियों का खत्म किया जाता है, मिसमार किया जाता है। और अगर जरा सी भी उसको, यानी किसी एज लेवल पे जाके, चाहे वो 30 की हो, 40 की हो, 50 की, कोई भी जिंदगी में, चाहे उसका बेटा हो, शौहर हो या कोई और हो, मगर वो कॉन्फिडेंस लेवल अगर कोई भी देता है उसको, चाहे टीचर हो, तो वो लड़की अचीव करती है। गजल सैफी की बातें आपने सुनी और इस वक्त मेरे साथ सबा शेख भी बैठी है जिनको बड़ा शौक है एक बिजनेस करने का। उन्हीं से पूछ लेते, सबा कौन सा बिजनेस करने का शौक है आपको? वो मैंने जो आपने डिसाइड किया था इवेंट मैनेजमेंट, उसमें मैंने बहुत मजे हो जाते हैं ना बंदे के। उसमें कपड़े भी आ जाते हैं, जूते भी आ जाते हैं, खाने भी आ जाते हैं, तफरी भी आ जाती है। तो सबसे बेस्ट बिजनेस होगा, हाँ ऑल इन वन, सबसे बेस्ट बिजनेस होगा। बल्कि मैं पूरी गुड मॉर्निंग आज की टीम को कहूंगी कि हम सब इवेंट मैनेजमेंट शो के बाद हम यही काम करने वाले हैं। 11:30 बजे यही मीटिंग है। शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। दुबई में फलक से जो अपना बिजनेस पाकिस्तान के बाहर बैठकर रन कर रही है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग।
और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नाजिया अमीन, जो इंटरनेशनल फेमस सिंगर हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि इनकी कामयाबी के पीछे आखिर राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सिंगिंग करती हैं और ज़बरदस्त गाती हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में भी गा लेती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो मुख्तलिफ ज़बानों में आप तमाम सॉन्ग्स गा लेती हैं, ये आपने सीखी कैसे? मुझे बचपन से सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। कभी सीखने की सादत तो नसीब नहीं हुई, लेकिन सुन सुन कर बचपन से गाती थी, कॉम्पिटिशन्स में तो मैं यहाँ बड़ी हुई। कॉलेजेस तक तो मैंने सब पार्टिसिपेट किया, विन किया, बट देन मैं दुबई मूव हो गई। वहाँ पे मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, तो जॉब के साथ साथ अपने पैशन को कंटिन्यू किया। जबरदस्त। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं आप, 26 लैंग्वेजेस में आप गाने गा लेती हैं, जगह जगह आपने परफॉर्म किया हुआ है। क्या रह गया जो आप करना चाहती हैं? कुछ नहीं रह गया है ना, मैं ऐसा करते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही बिजनेस कर लेते हैं। नहीं, कभी भी एंड तो नहीं होता, बहुत आगे जाना चाहती हूँ। अच्छा, आगे जाना चाहती हैं। अच्छा, ये बताएं कि डेफिनेटली आप काम के साथ साथ में अपनी सिंगिंग के पैशन को भी आगे लेके चल रही हैं। तो इंस्पिरेशन क्या थी जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार हम ये काम करना है या ये मुझे सिंगर बनना है या मुझे ये करना है, तो क्या पैशन के साथ साथ किससे इंस्पायर थी आप सिंगिंग में? मैं जब बहुत छोटी थी, 12 साल की, तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उनका ड्रीम था कि मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगी। अच्छा। और फिर एक बार मुझे छोटा सा सॉन्ग गाने पर प्राइज़ मिला था, तो ही इवन क्राइड कि खुशी से कि मेरी बेटी जो है उसको प्राइज मिला। तो वो सब चीजें बचपन में दिमाग में नोट हो जाती हैं। अच्छा, वैसे ये तो फादर की आपकी ख्वाहिश थी ना कि आप ये करेंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगी, और हर मेरा ख्याल है कि फैमिली में आजकल लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि बेटा या बेटी जो है वो हमारी सीए हो। आपकी पर्सनल एक जो आपकी होती है ना फीलिंग कि आपको क्या करना है, आपने क्या बनना है, आपकी क्या ख्वाहिशात थी, और क्या आप समझती हैं कि आपने जो भी ख्वाहिश की उसको अचीव किया? मेरा ड्रीम है कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। अच्छा। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा can हो do it. जाएगा। मंजिल के करीब। आई कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट टू डू, बट वो अब शायद पूरा होगा। मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, आपकी सिंगिंग के बारे में अब इतनी बात करें, बहुत सारी और भी आपसे बातें करेंगे, लेकिन पहले आप कोई सॉन्ग सुनाइए। ओके, ठीक है। क्या Happy सुनाएंगी song, आप sad song? नाज़िया? सोच रही हैं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आप सोच के हमें कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना सकती हैं। सबसे पहला जो पाकिस्तानी सॉन्ग था मुझे पसंद था, लंबी जुदाई था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान, दुहाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। Really, I'm speechless. I am surprised, I'm shocked। और speechless, आप I'm जिस तरह से speechless. गा रही थी, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आवाज दिल में उतर रही थी, और मेरे ख्याल है सबा की तो आंखों में आंसू भी आ गए। आंखों में आंसू नहीं आया, बस शॉक टू कि यार किस तरीके से आपने इतना जबरदस्त गाया है। आपकी आवाज, मतलब मुझे इवन बिलीव मी कि मेरा लिरिक्स के ऊपर शायद ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन आपकी आवाज इतनी मेलोडियस है, इतनी परफेक्ट है, और इतना परफेक्ट आप गा रही थी कि मुझे फील नहीं हो रहा था कि म्यूजिक की कहीं कमी महसूस हुई है। But it came to me as a surprise। बहुत जबरदस्त आप गा रही थी। आप मतलब क्या इसके लिए आप कोई प्रैक्टिस करती हैं, कोई प्रॉपर आपका कोई रियाज है, या यू आर ब्लेस्ड?
आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली, मुझे सिंगिंग का अलिफ बे भी नहीं आता, अच्छा कभी सीखा भी नहीं है, सीखने की ख्वाहिश बहुत रखती हूँ, लेकिन कराची में इतना मतलब अच्छा, लेकिन नाजिया अगर आपने सीखा नहीं है उसके बावजूद भी आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और साथ साथ आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में सीखा है, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये इंसान को जब तक पैशन ना हो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं कर सकता, तो ये बगैर पैशन के हो नहीं सकता। तो सीखा आपने किस तरह से? लैंग्वेजेस में कमांड होना और फिर उसकी भी प्रॉपरली अदायगी और उसको भी सिंग करना, एक होता है लैंग्वेज का आना, एक होता है उसमें सिंग करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको किसी चीज़ का जुनून है तो वो हो जाती है। दूसरा ये कि मेरी मम्मी खुद शादी की थी, अच्छा। तो वहाँ से मुझे गुजराती और कच्छी और ये सब ज़बानों का पता था। और मेरे फादर तंजानिया में बॉर्न थे, ब्रिटिश थे वो, तो उनकी तरफ से मुझे बाकी स्वाहिली हो गई और कच्छी और ये सब ज़बानें आ गई। प्लस में पाकिस्तान में कराची में पैदा हुई, तो कराची में स्कूल में सिंधी सिखाई जाती है, उर्दू बोली जाती है। तो फिर थोड़ी आगे गई तो 2007 में आई थिंक पंजाबी, सराइकी और पश्तो के 2 एल्बम रिलीज हुए पाकिस्तान। पंजाबी में कोई सॉन्ग आपको आता हो? अच्छा मैं तेनू समझावा। हाँ, श्योर, व्हाई नॉट? ओके, आई एम श्योर कि आप इसको भी बहुत अच्छा निभाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलिया बैठ के रोंदे नैन न माणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाम तेरे से कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। वंडरफुल नाजिया, कितना खूबसूरत आप गाती हैं और मुझे तो आपकी आवाज में ना एक दर्द भी हो रहा है, ऐसा कि जो आपकी आवाज को सबसे मुनफरिद कर देता है। और एक गली में जैसे आपकी आवाज जा रही हो गहरी, पता नहीं मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ इसको, और एक कहानी बनाने की कोशिश करी पर बन नहीं पा रही है। नाजिया, ये बताइएगा कि आप परफॉर्मेंसेस भी डेफिनेटली करती हैं जगह जगह पे, और इस तरह की आवाज पाकिस्तान में मैंने तो बहुत कम देखी। हमारे पास बहुत सिंगर्स आते हैं, बहुत टैलेंट आता है, पर ऐसी आवाज लोगों के पास बहुत कम है। और जैसे कि आप ख्वाहिश रखती हैं कि आप प्लेबैक सिंगिंग करें, तो अभी तक किस किसने आपको अप्रोच किया? अभी तक पाकिस्तान में मैं काश मतलब दुआ करती हूँ कि कोक स्टूडियो में परफॉर्म करने का मेरा बहुत ज़्यादा विश है। अच्छा, तो पाकिस्तान में मुझे लोग इतना नहीं जानते। बस अब जान गए ना, गुड मॉर्निंग आज पे आप आ गई हैं तो अब आपको सब जान गए हैं। और देखिए गुड मॉर्निंग आज किस किस तरह का टैलेंट अनम लेके आता है। इवन आप एक वर्किंग लेडी हैं, साथ साथ अपना बिजनेस भी रन कर रही हैं और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन साथ साथ अपना पैशन भी लेके चल रही हैं। और मैं कहती हूँ इस तरह का पैशन होना चाहिए जैसे आपके पास है ना, कि अगर वो पैशन को कंटिन्यू कर रही हैं तो वो प्रूव भी कर रही हैं कि ये मेरा पैशन है, तो देखिए मैं इतना जबरदस्त गा रही हूँ। अच्छा, दुबई में क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरह से होता है कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में आप जाते हैं तो लोग बड़ा कहते हैं हाँ यार हमारे मुल्क से आया, इतना जबरदस्त गाता है। तो वहाँ कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी वहाँ आपको सिंगिंग का मौका मिला हो, आपने वहाँ पर गाया और बड़ा आपको अप्रिसिएशन मिली हो? गल्फ न्यूज़ जो है, गल्फ न्यूज़, खलीज टाइम्स, कतार डे, ये GCC के न्यूज़पेपर्स हैं। तो जितने भी जब ये न्यूज़ रिलीज़ हुई लास्ट ईयर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पे गल्फ न्यूज़ में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, कराची टू केरला वाया दुबई। तो
दुबई में रहते हुए आप दूसरी ज़बानों में गा रहे हो और यू आर फ्रॉम पाकिस्तान कराची, तो जितने भी पाकिस्तानीज थे उनको ये पता नहीं था, मेरे अपने जानने वाले अच्छा। जो मुझे बिजनेस के थ्रू जानते हैं या मेरी जॉब के थ्रू जानते हैं, तो उन्हें नहीं पता था। तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी कि तू, अरे तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तो मतलब दे फील प्राउड ऑफ मी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और दूसरे मीडियाज ने भी मुझे ब्रिज बिल्डर का नाम दिया। नाजिया, उन्हें भी आप पर फख्र है नाजिया, और हमें भी आप पर बहुत फख्र है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम खवातीन जो आपको देख रही हैं, आपको देख के बहुत इंस्पायर हो रही होंगी, क्योंकि आप बिजनेस भी रन करती हैं, साथ साथ अपने पैशन को भी लेकर चल रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो अपने बिजनेस तो क्या, अपने मेरे ख्याल है कि ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी जो है वो निकल जाती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी खवातीन को जो इस वक्त अपने घरों में बैठी हैं और ख्वाब तो रखती हैं पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं है उन्हें? मैं एक बात कहना चाहती हूँ और एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। जो खवातीन मुझे सुन रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फैमिली की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिले तो ही आप कुछ कर सकते हैं। आई एम अ डिवोर्स्ड वुमन और मेरी 4 साल की बेटी है, तो मैं उसे भी संभालती हूँ, अपनी जॉब भी संभालती हूँ, अपने पैशन को भी संभालती हूँ। तो आप जो करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं, बस उसके लिए आपकी एक होता है ना, आप खुद से कह दें कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली, अगर आप खुद से कह दें आप कर सकते हैं, इरादे आपके पुख्ता हों, तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, हम आपको अभी यहाँ से साइन ऑफ करेंगे, लेकिन जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए ताकि हमें भी मतलब याद रह जाए आपका ये तमाम मैं सॉन्ग। मोमिना मुस्तहसिन का जो सॉन्ग है आफरीन, वो गाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जाने कैसे बांधे तूने अखियों की डोर, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम, नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी, आफरीन 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 आफरीन। और ये गाना मैं आप ही को डेडिकेट करती हूँ, वाकई में वंडरफुल, बहुत जबरदस्त। Thanks to entire team for inviting me. Thank you so much for coming. It was pleasure having you here, नाज़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जो काम आप कर रही हैं और जो हिम्मत आपने तमाम खवातीन को दी है, मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त ऐसे दौर में सबसे बड़ी अजीम चीज है कि आप अपने पैशन को भी साथ लेकर चल रही हैं और अपने काम को भी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप जैसी खवातीन ही बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन भी है। चलिए जनाब, खवातीन का पाकिस्तान में ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाना और इसके अलावा बहुत से दीगर कामों में खवातीन का किरदार नजर आता है। बहुत सी खवातीन कहीं हिजाब करती हैं, बहुत सी खवातीन को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है तो वो अपना कारोबार भी कर लेती हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी पाकिस्तानी खवातीन बिजनेस कर रही हैं। फलक राज दुबई में जॉब रिक्रूटमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज का बिजनेस कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने इनसे बात की है, जान लेते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मेरा नाम फलक है। मैं दुबई में जो है वो इस टाइम पे कंसल्टेंसी की फर्म चला रही हूँ, जिसमें कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ ई कॉमर्स से रिलेटेड, जितना भी उनका ऑनलाइन है सारा, क्योंकि आने वाला वक्त सारा आईटी का है। तो सारी की सारी कंपनीज ये चाहती हैं कि जितना भी उनका बिजनेस है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए। उनको आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, प्लस उनको जो है वो स्टाफ ट्रेनिंग देती हूँ। क्योंकि हमारी कोई भी जो कंपनी होती है, न्यू कंपनी है या ओल्ड कंपनी है, जैसे जैसे वक्त और हालात चेंज हो रहे हैं, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उनका जो है वो स्टाफ उस लेवल का जो है वो ट्रेंड हो। मेरा मशवरा है उन तमाम लोगों को जो कि दुबई में जो है वो काम करना चाहते हैं एज अ एक्सपर्ट, एज अ कंपनी ओनर और एज अ एचआर कंसल्टेंट, पहले अपनी लाइन में एक्सपीरियंस गेन करें। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जैसे ही आप दुबई में जाते हो, चाहे विजिट वीज़े पे जाते हो, इतने रिलैक्स मत रहो कि आपके पास 3 मंथ का वीज़ा है। 3 मंथ का वीज़ा जो है वो आपके वहाँ पे
अगर विजिट पे हैं, किसी से मिलने गए तो गुड है, अगर जॉब पे गए तो कोशिश कीजिए सेकंड मंथ में अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवा लीजिए, क्योंकि वीज़ा ट्रांसफ़र करते हुए कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जो वहाँ पे इस टाइम पे सबसे बड़ा इशू है हर नेशनलिटी के लिए, विजिट वीज़े वाला जॉब सर्च नहीं कर सकता। जब वो जॉब सर्च करता है, जो पहले से वहाँ पे परमानेंट लोग हैं वो उनको मिसयूज़ करते हैं और उनको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं या सम टाइप ऑफ उनका गलत यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है रहने का। यहाँ पे हम बड़े घरों में रहते हैं, वहाँ पे बेड स्पेस पे रहना पड़ता है, एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होता है, लैंग्वेज चेंज होती है, वो उससे घबरा जाती हैं और बेशुमार गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाती हैं। मेरी यहाँ पे भी कंपनी थी, मैंने सेम कंपनी जो है वो दुबई में रजिस्टर की। कंपनी के रजिस्ट्रेशन वहाँ पे बहुत इजी है, कंपनी वहाँ पे बनाना बहुत इजी है। मुश्किल क्या है उस कंपनी को चलाना, क्योंकि वहाँ पे इतना हाई कंपटीशन है, वहाँ पे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ की वजह से इतना हाई कंपटीशन है। जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे जाके जो फेस करनी पड़ी वो ये करनी पड़ी एज अ फीमेल, क्योंकि फीमेल्स वैसे ही बहुत कम है जॉब लाइन में हैं जो हैं। मार्केटिंग टेक्निक्स यहाँ पे कुछ और है, मार्केटिंग टेक्निक्स वहाँ पे कुछ और है। वहाँ पे जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं वो गूगल को फॉलो करते हैं, लोग सर्च इंजन को फॉलो करते हैं। लोग जो है वो बिजनेस, अगर किसी से कोई भी आपने सर्विसेज लेनी होती है तो वो आपको जो है वो सर्च इंजन और सॉफ्ट से ज़्यादा टारगेट करते हैं। मेरा मैसेज है तमाम ऐसे लोगों को जो बेरोज़गार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं। ई कॉमर्स, आने वाला सारा वक्त आईटी का है, आने वाला सारा वक्त कंप्यूटर का है। दुनिया का हर बिज़नेस जो है वो तेज़ी से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए और इनकम सोर्स अच्छा बनाने के लिए अपने आप को टेक्निकल कीजिए, क्योंकि जो टेक्निकल बंदा होता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता। फलक राज वो खातून हैं जो कि दुबई जैसी बड़ी मार्केट के अंदर अपना बिजनेस रन भी कर रही हैं, और ना सिर्फ बिजनेस रन कर रही हैं बल्कि सक्सेसफुली इसको लेकर चल रही हैं। तो ये हैं पाकिस्तान की वो खवातीन जिन पे हम सबको फख्र है। बिल्कुल, हम सबको फख्र है। और जो बात मैंने शुरू में की थी जब हमने शो स्टार्ट किया था कि एक तो पराया देश, 10 उलझने, और फिर बींगा पाकिस्तानी खातून अपने आप को किसी दूसरी कंट्री में मनवाना, बिल्कुल ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमारी खवातीन ने ये भी प्रूव कर दिया है। खैर, शो में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे एक ऐसी खातून से जो घर बैठे गिफ्ट पैकिंग का बिजनेस करती हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है जनाब पाकिस्तानी खवातीन के किरदार की। तो क़याम पाकिस्तान की तहरीक में जहां मर्दों ने तवील जद्दोजहद की, इस सिलसिले में हमारी खवातीन भी आगे आगे ही रही हैं। खवातीन का किरदार यहीं तक नहीं है बल्कि हर शोबे में आप देख लें खवातीन का किरदार बहुत नुमाया है। जी हाँ, बिल्कुल। माजी में भी अगर देखा जाए तो बात की जाए तो खवातीन घर बैठकर भी अपना कारोबार चलाती थी, और जदीद दौर में भी कुछ खवातीन ऐसी हैं जो अपना घर चलाने के लिए घर बैठे कारोबार कर रही हैं। ऐसी एक खातून से गुड मॉर्निंग आज की टीम ने मुलाकात की है, जिनका नाम है फरियाल आगा। आइए सुनते हैं कि ये क्या कह रही हैं। मेरा नाम है फरियाल आगा और मेरे बिज़नेस का नाम है रिबन्स एंड बॉस। और बेसिकली ये जो बिज़नेस है वो बर्थडे इवेंट्स है, और इसके अंदर जो आपने देखे होंगे फेवर्स और बैनर्स और इस तरह की चीज़ें मैं बनाती हूँ घर में। और इसके अलावा वेडिंग फेवर्स एंड कॉर्पोरेट गिवअवेज भी हम इसमें केटर करते हैं। और अब तो ये काफ़ी टाइम हो गया है, 6 इयर्स हो गए हैं मुझे इस इवेंट को करते हुए, और माशाल्लाह अब मेरा ये वक्त आ गया कि हम इवेंट लॉन्च भी कर रही हूँ। शुरू से ही मेरी स्कूल में मैं बहुत क्रिएटिव थी, और मैं एज अ आर्ट टीचर भी रह चुकी हूँ। तो मेरा ये प्लान था शुरू से कि मुझे बर्थडे इवेंट्स, बर्थडे में चीज़ें बनाने का बहुत शुरू से शौक़ था। तब ये मैंने फर्स्ट बर्थडे थी मेरे बेटे की, तो मैंने बहुत सी घर में बैठ के चीज़ें बनाई, मैंने गिवअवेज बनाए। जब लोग आए मेरे घर तो उनको बहुत सारी ये चीज़ें पसंद आई और उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि मेरे अंदर ये वाकई टैलेंट है और मुझे वाकई कुछ करना चाहिए।
मैंने सोचा कि वाई नॉट हम फेसबुक पे मैं ये सब चीज़ें डालूँ, अपना काम डालूं, ये जो चीज़ें मैंने बनाई है डालूं, तो लोग क्या मुझे इस बारे में देखेंगे, और जाहिर बात है कुछ ना कुछ ऑर्डर आ ही जाएगा। आई नो इट वाज जस्ट, मैंने रिबन्स एंड बोज मैंने ऐसे ही सोचा, नाम जो मेरे जहन में आया मैंने डाल दिया। जब मैंने डाला तो उस वक्त एक मुझे ऑर्डर आया और मैं खुद ही सरप्राइज थी कि मुझे इस तरह ऑर्डर कैसे मिल गया। जब एक ऑर्डर आया तो डेट वाज लाइक 25 गुडी बैग्स मुझे बनाने थे। तो जब मैंने उनको 25 गुडी बैग्स जब बना के दिए तो वहाँ से जब मैंने स्टिकर्स प्रिंट करके उस पेपर लगाए थे और एक ऑर्डर मुझे वहाँ से आया, तो इससे ग्रेजुअली मेरा बिजनेस ऐसा बढ़ता गया। तो अभी भी याद है जब मैं वो 4 बॉक्सेस जब मैं मार्केट गई और जब मैं लेकर आई और मैंने सामने देखे कि ये कैसे मेरे साथ मैं बना पाऊंगी और कौन मुझे ये इस चीज़ का ऑर्डर देगा। मगर करते करते माशाल्लाह मुझे इतने सारे ऑर्डर्स मिले और लोगों को मेरा काम पसंद आया, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते मेरा काम बढ़ता रहा। और फिर आगे चलते चलते फिर मुझे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी मिले, फिर मुझे ब्राइडल कटोर वीक का गिव अवे, दैट वाज माय बिग अचीवमेंट दैट टाइम, कि जब ब्राइडल कटोर वीक में एक डिज़ाइनर ने मुझे कहा कि आप हमारे लिए क्यों नहीं गिव अवेज बनाती, तो मैंने वहाँ से गिव अवेज उनके लिए बनाए, काफ़ी लोग में वहाँ गए। तो माशाल्लाह आई हैव गॉट मेनी फैंस ऑन माय फेसबुक और लोग उसी से मुझे ज़्यादा अप्रोच करते हैं और मेरा कस्टमाइज बेस भी बन चुका है और मेरे काफ़ी वर्कर्स भी हैं जो मेरे साथ हैं, मेरा टीम है, मेरी प्रॉपर टीम है, हम मिलके साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तो खैर मर्द ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, औरतें वैसे ही बाहर कम नज़र आती हैं इस तरह जब हम मार्केट में जाएँ, तो इट्स लाइक अ मोर मेन वर्ल्ड्स देयर, आप डीलिंग कर रहे होते हैं। मगर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और बोल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको शुरू में बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं जब आप कोई भी काम करते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि अपनी ज़िंदगी में आप एक चीज़ सोच लें कि वो चीज़ आपको करनी है, अंदर वो मोटिवेशंस पैदा करें, बिकॉज आप अपने आप को कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखें। मसरूफियत आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप अजीब बात मतलब एक अजीब सोचेंगे और गलत जगहों पे आपका जहन जाएगा। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में कोई हॉबी लाएं। फरियाल की कहानी आपने सुनी और मेरी तरह बहुत सी खवातीन के जहन में यही बात आ रही होगी कि जी हमारे पास भी बड़े से आइडियाज होते हैं लेकिन हर आइडिया वर्कआउट कर जाए ऐसा तो लाजमी नहीं। तो डेफिनेटली ये एफर्ट भी चाहिए होती है, इसके लिए वक्त भी बड़ा दरकार होता है, क्योंकि अक्सर लोग इस रास्ते में बड़ी जल्दी जो है वो गिव अप कर जाते हैं, लेकिन इसमें कंसिस्टेंट रहने की बड़ी जरूरत है कि गिव अप करने की जो आपने बात की है ना, हाँ गिव अप करने की जो आपने बात की ना, गिव अप वो लोग कर जाते हैं जो कि आइडियाज पहले सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास वो ब्लेस्ड होते हैं, उनके पास टैलेंट होता है, जैसे कि किसी को मेहंदी लगानी आती है, जैसे कि किसी को बहुत अच्छे कपड़े सीने आते हैं या कोई बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइनिंग कर सकता है, तो ये काम इनिशियली अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सिर्फ आपको अपनी जो है वो हिम्मत की जरूरत पड़ेगी और आप हिम्मत करें, आगे बढ़े और अपने पैशन को अचीव करें और इस तरीके से आप बिजनेस भी कर सकते हैं। और अभी ये जो काम कर रही है सब, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, और इनफैक्ट ये आजकल होता ही है कि गिफ्ट से ज्यादा वैल्यू आपके गिफ्ट पैकिंग पेपर की और बिल्कुल सही प्रेजेंट कर रहे होते हैं इसकी होती है। तो आइडिया की बात है, आइडिया जहां से आए और फिर उसके ऊपर आप काम करें तो डेफिनेटली सक्सेस भी आपकी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खाने पीने की। चटपट खाना आज बना रहे हैं जनाब पोटैटो वेजेस। किस तरह से बनाते हैं ये देख लेते हैं। चलें देखिए।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे उस्मान, जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और उनके कुछ काम के बारे में भी उनसे मजीद जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी। उस्मान, उससे पहले उनके क्लिक्स हम देख अच्छा क्लिक्स देख लें, चलें जी क्लिक्स देख लेते हैं। जबरदस्त से ये क्लिक्स हैं जो कि उस्मान के हैं। उस्मान से बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं। उस्मान, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त आपका काम है। हमने पहले आपके क्लिक्स इसीलिए दिखाया ताकि लोगों को पता चल जाए हम किस फोटोग्राफर से बात करें। ये बताइएगा उस्मान के फोटोग्राफी मुख्तलिफ तरह की होती है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, एक वेडिंग फोटोग्राफी होती है, कार्ड फोटोग्राफी होती है। आपको ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? ज्यादातर काम आप किस चीज पे करते हैं? मुझे वेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वेडिंग में एक स्टोरी आप बता सकते हैं और हैपनिंग होता है, बहुत कम टाइम होता है जिसमें आपको बहुत अच्छे क्लिक्स लेके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना पड़ता है और उनको जो है उनकी जो एक सेलिब्रेशंस होती हैं उनको बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। इसलिए मुझे वेडिंग ज़्यादा पसंद भी है और एक ट्रेंड में भी बहुत अच्छी है वेडिंग। अच्छा, तो फोटोग्राफी कब से स्टार्ट किया? मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए फोटोग्राफी करते हुए। जो बेसिक मैंने स्टार्ट की थी वो स्ट्रीट फोटोग्राफी से स्टार्ट की थी। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने प्रोडक्ट की, तो उसके बाद मैं ये वेडिंग की तरफ आ गया। तो पहला जो आपने क्लिक किया था उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि नहीं आपको अब फोटोग्राफी में आगे आना चाहिए, वो क्या चीज आपने पहले क्लिक की थी? क्या किस चीज की पिक्चर आपने खींची थी? पहले मैंने क्लिक की थी, इसमें आप पिक्चर देखेंगे बर्ड की पिक्चर है। अच्छा, बर्ड्स तो वो मैं नेचर कैप्चर किया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि वाकई है एक टैलेंट है, इसको मैं आगे लेकर चल सकता हूँ। उसके बाद आगे अब आपका क्या प्लान है? जैसे कि आप अभी बता भी रहे थे ऑफर कि आपको वन स्टॉप शॉप बनानी है जहाँ पे आप सब कुछ कर सके। मीडिया के आप स्टूडेंट हैं, मीडिया स्टडीज आपने की हुई है, तो उसमें तो बहुत सी चीजों का मार्जिन होता है। व्हाई फोटोग्राफी? फोटोग्राफी एक स्टार्ट था, एक बेसिक स्टार्ट था। उसके बाद मेरा प्लान ये कि स्टेप बाय स्टेप मैं एक ऐसे फर्म बनाऊं जिसमें मैं अपने क्लाइंट को हर जो है सर्विस दे सकूं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, थीम डिजाइनिंग, उसका पूरा शो डिजाइन करूं, चाहे कॉर्पोरेट लेवल पर चाहे वेडिंग लेवल पे हो, शो को डिजाइन करूं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस शो की, उसको एक जगह एक स्टॉप मेरे नाम से जो भी हो कंपनी उस जगह उसको मिले और वो आगे सिर्फ सिलेक्शन करे और मैं वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज। अच्छा उस्मान, बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मॉडलिंग शूट्स जो हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको शूट करना। लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि जो आपके जितने भी वेडिंग के आप शूट्स कर रहे होते हैं या फोटोग्राफी कर रहे होते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और आपको सबको इक्वली उनके इमोशंस को, उनकी खुशियों को, उनके सेलिब्रेशंस को दिखाना होता है। तो ये बताएं कितना मुश्किल होता है वेडिंग फोटोग्राफी करना? वेडिंग सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए कि एक तो ये डे लाइट नहीं होती, आपको लाइट्स यूज करनी पड़ती हैं, आपके इक्विपमेंट भी कभी कभार आपको जो है कुछ इशू कर जाता है। उसके अलावा टाइम का जो लिमिटेशन है, आपके पास 3-4 आवर्स से ज्यादा नहीं होते, आपको उसी में करना है जो भी करना अभी है। तो आप कराची में, अगर आप लाहौर में होते तो आपको 10 बजे से पहले करना होता है सब कुछ। बड़ा मुश्किल काम है, इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आपने ये फोटोग्राफी करनी होती है, साथ साथ गेस्ट को भी और आई मीन जो आपके ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं उनको भी कवर करना होता है। अच्छा उस बात ये बताइएगा, फोटोग्राफी की तो हम बात कर ही रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कभी आपने एक्सपीरियंस किया? वाइल्ड लाइफ एज सच आपको पता है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ढूंढना बहुत मुश्किल है। नहीं, हम आपको बताएंगे, अभी हम एक शो करके आए हैं 7th लार्जेस्ट फॉरेस्ट के ऊपर, आप देखिएगा गुड मॉर्निंग आज का वो शो, जिसमें हमने मैंग्रोव्स के हवाले से बड़ा इन्फॉर्मेशन दी है आवाम को और उसमें 60 डिफरेंट स्पीशीज हैं। आप वहाँ पर जाके फोटोग्राफी करें तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। प्लान्स है मेरे, मैंने पेट्स वगैरह की है, बर्ड्स वगैरह हो गए, डिफरेंट दूसरे पेट्स हैं,
तो इसके अलावा में प्लान है कि लेकिन कुछ बाहर जाके अफ्रीका वगैरह में जाके पहले आप मैंग्रोव के जंगलात में जाइएगा, अफ्रीका बाद में जाइएगा। जो अफ्रीका के लोग हैं ना, पाकिस्तान में तो कर रहे हैं इंशाल्लाह, पाकिस्तान में भी करेंगे, लेकिन प्लान ऐसा है कि कुछ ऐसा डिफरेंट अप्रोच हो कि कुछ डिफरेंट जाके कैप्चर करूं। जो स्पीशीज बहुत रेयर हैं, उन मेरा इंटरेस्ट है कि बहुत रेयर चीजों को ऐसे शोकेस करना है कि आपको वो ऐसे लगे जैसे नॉर्मल लाइफ में। अच्छा, ये भी बताइए उस्मान, आपकी क्रू कितनी बड़ी है, कितने लोग होते हैं आपकी टीम में? एक इवेंट, अगर नॉर्मल इवेंट है वेडिंग, तो मिनिमम 3 पर्सन तो होते हैं मेरे साथ। मैं एक फोटोग्राफर, एक साथ में लाइट के लिए। अगर ज्यादा बड़ा इवेंट है तो उसके मेरे वीडियोस के अलग होते हैं, उसके अलावा ड्रोन्स वगैरह। वेडिंग फोटोग्राफी का मुझे सिर्फ एक ही शिकवा होता है, महंगी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये हम आपसे जरूर पूछते हैं कि क्यों महंगी होती है, लेकिन टाइम क्योंकि खत्म हो चुका है और हमें आपको कहना है थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए और आपका काम हमने देखा, बहुत जबरदस्त था, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके आगे आने वाले कामों के लिए भी। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग। आज में हम आपको कैसे कैसे चमकते हुए सितारों से मिलवाते हैं, कभी सिंगर बुलाते हैं, कभी फोटोग्राफर बुलाते हैं, और कभी आर्ट से रिलेटेड कोई टैलेंट आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं, तो आप अपनी कहानी हमें बता सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। और अब हमारे शो का टाइम हो गया है खत्म, तो मैं कहूंगी ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।